हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य मिश्रा। फ्री एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले 6 महीने के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर सीरीज का ये वीडियो लेक्चर नंबर 2 है, तो आप सभी इसे देखिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन कहाँ किया गया? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ट्यूबरोक्लोसिस जो बीमारी होती है उसके लिए वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन हाल ही में रुद्राक्ष सेंटर वाराणसी में किया गया। देखिए, ये रुद्राक्ष सेंटर क्या है? वाराणसी में एक भगवान शिवलिंग के नुमा आकृति का एक ऐसा सेंटर बनाया गया है जहां पर मीटिंग वगैरह हो सकती हैं, और जापान की मदद से बनाया गया है और बहुत ही बढ़िया शानदार है। हालांकि मैंने तो अभी तक देखा नहीं है, कभी मौका मिले तो आप लोग इसको जरूर देखिएगा। तो वहीं पर हाल ही में वर्ल्ड टीबी समिट, वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन हुआ है उत्तर प्रदेश की वाराणसी सिटी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो है संसदीय स्थल भी है। तो देखिए, टीबी दिवस होता कब है? 24 मार्च को होता है। इसीलिए 24 मार्च 2023 को वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन वाराणसी के रुद्राक्ष सेंटर में हुआ था, जिसे जापान की मदद से बनाया गया है। हाल ही में भारत ने 2025 तक टीबी हारेगा देश जीतेगा लक्ष्य रखा है कि भारत से टीबी को पूरी तरह से 2025 तक समाप्त किया जाएगा। और इस बार 2023 की जो टीबी दिवस थी उसकी थीम थी यस वी कैन एंड टीबी। विश्व टीबी दिवस की शुरुआत जो है 1982 से हुआ था। और टीबी एक तरह के जीवाणु वाला रोग है और ये माइक्रोबैक्टीरियम जीवाणु के कारण फैलता है। टीबी जो वायरस है उसकी खोज 24 मार्च सन 1982 को रॉबर्ट कोच के द्वारा हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। हाल ही में सार्वजनिक परिवहन के रूप में रोपवे शुरू करने वाला पहला शहर भी जो है वाराणसी बना है। और एससीओ की संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी भी हाल ही में वाराणसी बनी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मुखिया किसे चुना गया है? देखिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक का हाल ही में नया मुखिया चुना गया है डिल्मा रूसेफ को। डिल्मा रूसेफ जो है ये ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुकी हैं। डिल्मा रूसेफ ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति रह चुकी हैं। और ब्राजील कहाँ है तो आप लोग जानते होंगे, उत्तर अमेरिका इधर साइड है और उसी के नीचे है दक्षिण अमेरिका, ठीक है। थोड़ा सा गंदा है लेकिन समझ जाइएगा। और इसी में है ब्राजील, ठीक, ब्राजील है। अमेजन के जंगल, अमेजन नदी भी ब्राजील में ही है, जिसको पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, अमेजन के जंगल को। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे मैं बता देता हूँ कि 49 डिग्री चैनल यहाँ पर है जो कनाडा को अमेरिका से यानी यूएसए से अलग करता है। साथ में ये भी याद रखिएगा, सबसे लंबा समुद्र तटीय वाला देश जो है वो कनाडा है, ठीक है। और अगर भारत की सबसे लंबी समुद्र तटीय वाली राज्य की बात करेंगे तो गुजरात है। तो बात कर रहे थे ब्राजील की, क्योंकि ब्राजील के ही डिल्मा रूसेफ को हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुखिया बनाया गया है और इन्होंने मार्कोस ट्रायोजा का स्थान लिया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसे 2014 में बनाया गया था, एक्चुअली 2014 में एक फोर्टलेजा घोषणा पत्र आया था और इसके सुझाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल थे, याद रखिएगा। और स्थापना 2015 में होती है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो है मुख्यालय है संघाई चीन में, और इसे ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है क्योंकि ब्रिक्स देशों ने ही मिलकर इसे बनाया था। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवीनतम सदस्य मिस्र है। कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि मिस्र के राष्ट्रपति कौन है और भारत में ये अभी हाल ही में आए थे, क्यों आए थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में गणित का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले जो है एबल पुरस्कार 2023 एबल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हाल ही में एबल पुरस्कार 2023 ये लुइस कैफेरोली को प्रदान किया गया है। और लुइस कैफेरोली जो है ये अर्जेंटीना की हैं। अभी मैंने मैप में आपको बताया था ब्राजील, उसी के ऊपर दक्षिण अमेरिका में इधर साइड है जो है अर्जेंटीना, ठीक है। दक्षिण अमेरिका में ही है। अब कभी कभी ध्यान से उतर जाता है एग्जैक्ट लोकेशन, तो आप लोग देखिएगा। तो जो एबल पुरस्कार है ये मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है, और जैसे नोबेल पुरस्कार का महत्व है वैसे ही एबल पुरस्कार का महत्व है मैथमेटिक्स के क्षेत्र में। तो एबल पुरस्कार 2022 में इससे पहले जो है दिया गया था डेइस पार्नेल सुलिवन को, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में के हैं। पहली बार एबल पुरस्कार 2003 में जिन पियरे को प्रदान किया गया था और इसी से शुरुआत हुई थी। 2007 में इसे श्रीनिवास वर्धन को भी प्रदान किया गया है। इन्होंने प्रायिकता के क्षेत्र में एक नवीन खोज किया था।
तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात हो सकता है। 2007 में भारतीय मूल के श्रीनिवास वर्धन को मिला है और शुरुआत 2003 में हुआ है। एबल पुरस्कार को जिन पियरे को मिला था और इस बार लुइस कैप्रोली को मिला है अर्जेंटीना की। अर्जेंटीना में एक जलप्रपात है शायद या झील है कुछ, तो उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि अर्जेंटीना कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है किस लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में मीडिया कर्मिक सुरक्षा विधेयक 2023 पारित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा है? तो हाल ही में मीडिया कर्मिक सुरक्षा विधेयक 2023 पारित करने वाला दूसरा राज्य है छत्तीसगढ़। तो पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य है महाराष्ट्र। देखिए, महाराष्ट्र के बाद मीडिया कर्मिक सुरक्षा विधेयक 2023 पारित करने वाला छत्तीसगढ़ दूसरा राज्य बना है। और मीडिया कर्मियों पर हो रहे लगातार जो है कटाक्ष और प्रहार, इसको रोकने के लिए ये विधेयक लाया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य छत्तीसगढ़ में काम कर रहे मीडिया कर्मियों के खिलाफ हिंसा को रोकना और उनकी सुरक्षा तथा मीडिया संस्थानों की संपत्ति की सुरक्षा आदि को सुनिश्चित करना है। इसीलिए महाराष्ट्र और फिर छत्तीसगढ़ ने मीडिया कर्मिक सुरक्षा विधेयक 2023 पारित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया? देखिए, अभी मैंने बताया था कि मिस्र को शामिल किया गया है। अब इसके बारे में और ज्यादा जानकारी इसलिए मैं दे रहा हूं ताकि आपको पता चल सके क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन कई बार करंट अफेयर से डायरेक्ट नहीं, उस करंट अफेयर से जुड़े इतिहास के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है, इसका नवीनतम सदस्य है मिस्र। अब ब्रिक्स में कितने सदस्य हैं? तो ब्रिक्स में है ब्राजील, रसिया, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका नवीनतम सदस्य है। ब्रिक्स की संकल्पना 2001 में जिम ओ निल ने की थी और इसका हेडक्वार्टर है संघाई, चीन में। ब्रिक्स की पहली बैठक 2009 में यकिंतबर्ग, रूस में हुआ था। ब्रिक्स की पहली बैठक 2009 में यकिंतबर्ग, रूस में हुआ था और 2010 में साउथ अफ्रीका अंतिम सदस्य है जो ब्रिक्स में शामिल हुआ। हाल ही में 2021 में 13वां ब्रिक्स समिट भारत में आयोजन किया गया था। चूंकि भारत में आयोजन किया गया है इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और पांचवा जो है करेंसी, देखिए 5R करेंसी, ये ब्रिक्स की है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात कर ले रहे हैं क्योंकि न्यू डेवलपमेंट बैंक की ही सदस्य है, जो है ब्रिक्स का ही सदस्य है न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसकी स्थापना 2015 में हुई, 2014 में ब्राजील में इसकी जो है फोर्टलेजा घोषणा पत्र के द्वारा स्थापना की बात हुई थी। याद रखिए, उस समय नरेंद्र मोदी ने भी न्यू डेवलपमेंट बैंक के स्थापना में अपना जो है समझ लीजिए प्रस्ताव दिया था। इसका मुख्यालय संघाई, चीन में है और इसे ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हॉकी दिग्गज रानी रामपाल के नाम पर रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ किस स्टेडियम का नामकरण किया गया है? तो हाल ही में जो हॉकी की दिग्गज खिलाड़ी हैं रानी रामपाल, इन्हीं के नाम पर रानीज गर्ल हॉकी टर्फ के नाम से उत्तर प्रदेश के रायबरेली में जो है एक स्टेडियम का नाम रखा गया है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का होने वाला जो वीडियो का एग्जाम है उसमें आने की इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। और जैसे आप उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि यूपी स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, यूपी स्थापना दिवस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में झरनी योजना पोर्टल का उद्घाटन कहां पर किया गया है? झरनी योजना पोर्टल का उद्घाटन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हाल ही में झरनी योजना पोर्टल का उद्घाटन झारखंड में किया गया है। देखिए, झारखंड में झरनी योजना का पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा इस योजना का हाल ही में शुभारंभ किया गया है और इस पोर्टल के माध्यम से बेरोजगारों को उनके कौशल के अनुरूप निजी कंपनियों में रोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि झारखंड से जुड़े हुए कई बार प्रश्न मैंने देखे हैं एग्जामों में और ऐसे प्रश्न आने की संभावना बहुत ज्यादा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया गया 2023 में, इसमें भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत को 126वें स्थान पर रखा गया है, यानी विश्व खुशहाली सूचकांक।
इसको जारी करता है UNSSDN। प्रथम स्थान पर लगातार 6वीं बार फिनलैंड जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में आया है और अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान है। भारत का स्थान 126वां है, जबकि पाकिस्तान का स्थान इससे काफी बेहतर 108वां है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। याद रखिए 20 मार्च को एक और दिवस मनाया जाता है। अब वो कौन सा दिवस है आप कमेंट बॉक्स में डालिए। इस बार विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च की थीम थी बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2022 के अनुसार पूरे विश्व में सबसे उपयुक्त स्थान रहने के लिए सिंगापुर और न्यूयॉर्क को बताया गया है, यानी वहां पर काफी अच्छे से लोग रह सकते हैं, तो हैप्पीनेस में भी वहां पर ठीक ठाक होंगे। लेकिन ये दोनों देश नहीं है, सिंगापुर और न्यूयॉर्क, इसलिए देश में प्रथम पर है फिनलैंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में रेशम उत्पादन हेतु बीमा योजना, रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो हाल ही में रेशम कीट उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला पहला राज्य है उत्तराखंड और इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा हुआ है। इसकी शुरुआत कृषि विभाग और भारतीय कृषि बीमा कंपनियों के द्वारा की गई है और यह उत्तराखंड, नैनीताल, देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार आदि जगहों से शुरू किया जाएगा। याद रखिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे रेशम कीट पालन को कहते हैं सेरीकल्चर, अंगूर की खेती को कहते हैं विटीकल्चर और केचुआ पालन को कहते हैं वर्मी कल्चर। ये तीनों प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो देखिए 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 2023 में इस बार की थीम थी स्वच्छ ऊर्जा के द्वारा उपभोक्ता को मजबूत करना। 1983 में विश्व उपभोक्ता दिवस की शुरुआत होती है और 15 मार्च को ही इसलिए रखा गया है क्योंकि 15 मार्च सन 1962 को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने उपभोक्ता अधिकार का पहला भाषण दिया था। इसीलिए 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाए जाने की शुरुआत 1983 में की गई। कुछ महत्वपूर्ण दिवसों को देखते हैं। 1 मार्च को मनाया जाता है शून्य भेदभाव दिवस, 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस, 16 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस और 24 दिसंबर को मनाया जाता है उपभोक्ता दिवस राष्ट्रीय। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, यानी भारत का राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 मार्च को। एक चीज बताइए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? बता देता हूं, 1972 में आया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और 1986 में आया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, और 1972 के बाद एक साल बाद 1973 में आया था प्रोजेक्ट टाइगर। साथ में कमेंट बॉक्स में ये भी लिखिए कि हाल ही में कुन्हो नेशनल पार्क में किस देश से टाइगर लाए गए हैं और टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? अगला प्रश्न है, हाल ही में के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 32वां व्यास सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया? 32वां व्यास सम्मान 2022 हाल ही में ज्ञान चतुर्वेदी जी को प्रदान किया गया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ज्ञान चतुर्वेदी जी को उनके उपन्यास पागल खाना के लिए ये एक तरह का व्यंग उपन्यास है, इसके लिए 32वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया। इससे पहले 31वां व्यास सम्मान 2021 जो है असगर वजाहत को महाबली नाटक के लिए प्रदान किया गया था। व्यास सम्मान की शुरुआत 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा हुई। इसमें पुरस्कार राशि 4 लाख रुपए होता है। पहला व्यास सम्मान रामविलास शर्मा को मिला था। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1961 में जी शंकर कुरूप को मिला था और पहला सरस्वती सम्मान 1991 में, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हरिवंश राय बच्चन को मिला था। देखिए कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करना और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करना, यही इस वीडियो का उद्देश्य है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि किसी तरह से वीडियो में बदलाव किया जाए तो समय ज़्यादा लगेगा और क्वेश्चन की संख्या कम हो जाएगी, आप लोग इस सुझाव के साथ कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसको और किस बेहतरीन तरीके से बनाया जा सकता है, वीडियो को समय कम लगे और प्रश्नों की संख्या ज़्यादा हो।
हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा बन गया है? देखिए, इससे पहले आप लोगों ने जब भी प्रश्न पढ़ा होगा तो आप लोगों ने गोरखपुर के रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म की बात सुनी होगी कि दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, जिसकी लंबाई 1366 मीटर थी। लेकिन हाल ही में सिद्धारूढ़ा स्वामी रेलवे स्टेशन हुबली कर्नाटक में जो है सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन गया है। इसकी कुल लंबाई है 1507। प्रोनाउंसिएशन में शायद ये थोड़ा सा गड़बड़ है, अगर आप लोग देखिएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। तो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। विश्व का ये सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हो गया है। यह पश्चिमी रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। इसका उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, ठीक है। अगला है माउंट मेरोपी, जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ था, यह कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, माउंट मेरोपी जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ था, यह इंडोनेशिया में स्थित है। इंडोनेशिया माउंट मेरोपी, देखिए जो माउंट मेरोपी है वो इंडोनेशिया में है और इंडोनेशिया हाल ही में अपनी राजधानी बदल रहा है। अभी ये भी क्वेश्चन मैंने डाला है शायद। तो देखिए, इंपॉर्टेंट बात यह है कि माउंट मेरोपी कहाँ पर है, तो ये जावा द्वीप पर है और यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसकी ऊंचाई 2963 मीटर है और यह रिंग ऑफ फायर यानी प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर में एक एरिया है जहां पर बहुत ज्वालामुखी वगैरह आता है, इसी को रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं कि ज्वालामुखी क्रिया से आग्नेय यानी ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण होता है। ये बहुत प्रश्न पूछा जाता है। ज्वालामुखी के छिद्र को क्रेटर कहते हैं और क्रेटर का सबसे बड़ा भाग जो होता है कोल्डेरा होता है। यानी ज्वालामुखी जहां से फटता है वहां के छिद्र को क्रेटर कहते हैं और क्रेटर में जो सबसे बड़ा भाग होता है उसको कोल्डेरा कहते हैं। ज्वालामुखी के अंदर का तरल भाग जो है वो मैग्मा कहलाता है तथा बाहर निकला हुआ तरल पदार्थ लावा कहलाता है। ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप ये मत सोचिएगा कि कोई भी प्रश्न इसमें से फालतू है। माउंट कोटोपेक्सी इक्वाडोर की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी है, माउंट कोटोपेक्सी। और माउंट सिनाबुंग ये भी इंडोनेशिया में है, माउंट क्राकातोवा ये भी इंडोनेशिया में है और माउंट मेरोपी ये भी इंडोनेशिया में है। तो 3 इंडोनेशिया के ज्वालामुखी का नाम याद हो गया, माउंट सिनाबुंग, माउंट क्राकातोवा और माउंट मेरोपी, ठीक है। मेरोपी या मेरापी कई लोग कहते हैं। और देखिए, हाल ही में इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी जकार्ता को स्थानांतरित करके कहां बसाने की घोषणा की है। अब घोषणा तो बहुत पहले हो गई थी, अब बसाने का जो है शुरुआत हो गया है। देखिए, ये तो सब लोग को मालूम होगा कि नूसंतारा, लेकिन ये किस द्वीप पर है, तो बोर्नियो द्वीप पर। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नूसंतारा जो इंडोनेशिया की नई राजधानी होने वाली है, ये किस द्वीप पर है, तो ये नूसंतारा द्वीप पर है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक वैश्विक तापमान बढ़ने के कारण समुद्र जल से इतना ज्यादा जल स्तर ऊपर हो जाएगा कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पूरी तरह डूब जाएगी। और जकार्ता जो है वो जावा द्वीप पर है, वही जावा द्वीप पर जहां पे माउंट मेरोपी है। अभी भी मैंने बताया था माउंट मेरोपी यही कहाँ किस द्वीप पर है, तो जावा द्वीप पर ही है। और हाल ही में यहाँ पर भी ज्वालामुखी फूटा है। तो देखिए, इसीलिए जावा द्वीप डूबने वाला है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता कहाँ पर थी, तो जावा द्वीप पर। नई राजधानी नूसंतारा कहाँ पे होगी, तो बोर्नियो द्वीप पे होगी। हाल ही में वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया गया, डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को, विश्व स्लॉथ बियर दिवस 12 अक्टूबर को, राष्ट्रीय पराक्रम दिवस 23 जनवरी को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, जन औषधि दिवस 7 मार्च को। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है जन औषधि दिवस। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को, उपभोक्ता संरक्षण दिवस 15 मार्च को, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को, शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को और विश्व जल दिवस 22 मार्च को। ये कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं। अगला प्रश्न है, 9 मार्च 2023 को नेपाल का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? हाल ही में 9 मार्च 2023 को नेपाल का राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को चुना गया है, रामचंद्र पौडेल को। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी का कार्यकाल जो है 12 मार्च सन 2023 को समाप्त हो रहा था, तो उन्हीं के स्थान पर रामचंद्र पौडेल को नेपाल का नया राष्ट्रपति चुना गया है। और नेपाल के जो पीएम है वो भी बदल गए हैं।
शेख बहादुर दोबा का स्थान जो है प्रचंड कमल दहल जो है ले रहे हैं। नेपाल में कोई भी व्यक्ति अधिकतम 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक उसी प्रकार जैसे यूनाइटेड और स्टेट ऑफ अमेरिका में भी। और देखिए इनका नाम लिख देता हूं मैं, प्रचंड कमल दहल, ठीक है, कमल दहल। तो नेपाल में भी जो है अधिकतम 2 बार कोई राष्ट्रपति बन सकता है और इसी तरह अमेरिका में भी 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, जबकि नेपाल के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। काठमांडू में एक बहुत महत्वपूर्ण हेडक्वार्टर है जिसका नाम है सार्क। सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू में। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर सन 1985 को हुई थी और इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। सार्क के सदस्य देशों में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान देश शामिल हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी को कतर देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। वही कतर देश जहां पे हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, फीफा वर्ल्ड कप, जिसमें अर्जेंटीना जीता था। अर्जेंटीना और कौन हारा था? फ्रांस हारा था, ठीक है, फ्रांस हारा था। तो देखिए कतर जिसकी राजधानी दोहा है और कतर के आसपास के कुछ देश जिसकी राजधानियों में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो देख लेते हैं। संयुक्त अरब अमीरात जिसकी राजधानी अबू धाबी है, सऊदी अरब जिसकी राजधानी रियाद है और ओमान जिसकी राजधानी मस्कट है, ठीक है, ओमान जिसकी राजधानी मस्कट है। संयुक्त अरब अमीरात जिसे यूएई बोलते हैं, ये एक संगठन का सदस्य है जिसमें भारत भी है, जिसे I2U2 सदस्य संगठन बोलते हैं, जिसमें यूएई है, यूएसए है, ठीक है, और इंडिया है और इजराइल है। इंडिया है और इजराइल है, ये 4 देश। तो I2U2 सदस्य में 4 देश हैं, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात भी है जिसकी राजधानी अबू धाबी है। अगला प्रश्न है, 6 मार्च को हाल ही में 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो हाल ही में 6 मार्च को कुआलालंपुर मलेशिया में भारत आसियान व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया था। इसकी शुरुआत सन 1992 से होती है और 2022 में इसके 30 वर्षगांठ पूरे होने पर नोम पेन कंबोडिया में इसकी वर्षगांठ मनाई गई और भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इसमें शामिल हुए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आसियान ग्रुप है इसमें भारत सदस्य के रूप में शामिल नहीं है, लेकिन भारत और आसियान अलग से भारत जुड़ के एक नया व्यापार शिखर सम्मेलन आयोजन किया है, जिसकी शुरुआत आसियान और भारत के संबंधों की शुरुआत 1992 में हुई थी। आसियान जिसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, हेडक्वार्टर इसका है जकार्ता इंडोनेशिया में। वही इंडोनेशिया जिसकी राजधानी जकार्ता हाल ही में बदली जाएगी, अभी मैंने क्वेश्चन बताया, और कहा जावा द्वीप से, चूंकि जकार्ता जावा द्वीप पर थी, और बोर्नियो द्वीप पर नूसंतारा में नई राजधानी बनाई जाएगी। तो देखिए आसियान की स्थापना सन 1967 में होती है, कुल सदस्य 11 हैं और हाल ही में नवीनतम सदस्य तिमोर लेस्ते बना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आसियान में भारत नहीं शामिल है, लेकिन आसियान और भारत के संबंध अलग से चलते हैं, 1992 से शुरू हुए थे और 1967 में आसियान की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में सेवलॉन स्वस्थ इंडिया ने किसे दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नियुक्त किया है? देखिए ब्रांड एम्बेसडर तो आप बहुत सुने होंगे, हैंड एम्बेसडर समझिए। तो हाल ही में सचिन तेंदुलकर जी को, जो क्रिकेटर हैं, दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर चुना गया है। एडवर्टाइजमेंट में आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर हाथ धुलने की प्रेरणा दे रहे थे। तो सेवलन स्वस्थ इंडिया मिशन की शुरुआत ITC कंपनी के द्वारा सन 2016 में की गई थी और इस मिशन का उद्देश्य स्कूली बच्चों को या छोटे बच्चों को अपने हाथ अच्छे से धोने के लिए प्रेरित करना है। कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। एक सचिन तेंदुलकर जी की ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है प्लेइंग इट माई वे। सचिन तेंदुलकर जी का हाल ही में स्टैचू बनाया जा रहा है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। हाल ही में पेप्सिको के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं रणबीर सिंह। हर्बा लाइफ के ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं स्मृति मंधाना।
प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं हरमप्रीत कौर। और ICICI 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं सूर्य कुमार यादव। इन्हें 360 मिस्टर 360 का भी उपाधि मिला हुआ है। ये उपाधि जो है फैंस ने दिया है, कोई ऑफिशियल उपाधि नहीं है। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया गेट राष्ट्रीय राजदूत इसके जो है बनाए गए हैं ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना। चुनाव आयोग नेशनल आइकन बने हैं पंकज त्रिपाठी। तो ये कुछ हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा किस राज्य ने की है? हाल ही में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना की शुरू करने की घोषणा की है उत्तराखंड सरकार ने। देखिए, उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है। और इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को आर्थिक रूप से जो है सुरक्षा प्रदान करना है, सहायता और सुरक्षा। इस योजना के तहत 1 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट पर महिला कोई बिजनेस करना चाहती है तो 1 लाख रुपए तक का कोई अगर प्रोजेक्ट करनी है तो उसमें 50% सब्सिडी जो है उत्तराखंड सरकार देगी। उत्तराखंड के बारे में एक बात बता दूं, हाल ही में उत्तराखंड में अनुच्छेद 44 जिसे समान नागरिक संहिता भी बोलते हैं, यानी सभी के लिए एक बराबर कानून, इसको लागू करवाने के लिए रंजना प्रकाश देसाई समिति का गठन किया गया था। रंजना प्रकाश देसाई। और ये रंजना प्रकाश देसाई उस समिति में भी थी जिसको जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग समिति बोला जाता है, यानी लोक विधानसभा की सीट निर्धारित करने के लिए बनाई गई थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये बताइए कि कौन सा भारत का राज्य है जिसने पहले से ही धारा 44 लागू कर रखी है, अनुच्छेद 44? तो मैं ही बता देता हूँ, गोवा राज्य। गोवा जिसने पहले से ही समान नागरिक संहिता यानी सवाल सुलभ संहिता लागू कर रखी है, सभी के लिए बराबर कानून है। और गोवा 1961 में आजाद होने वाला भारत का सबसे जो है अंतिम राज्य जिसे आजाद कराया गया था पुर्तगालियों से 1961 में, जबकि 1510 में गोवा पर अधिकार किया था पुर्तगालियों ने। ठीक, किसने? पुर्तगालियों ने। और पुर्तगालियों ने जो है बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा 1510 में छीना था। ये कुछ लंबा क्वेश्चन हो जा रहा है, फिर भी कोई चीज है आप रिलेट करके पढ़ोगे तो याद रहेगा। जैसे महिला स्वरोजगार योजना आपने शुरू किया उत्तराखंड से, उत्तराखंड में अनुच्छेद 44 लागू होने की बात हो रही है। पहले से अनुच्छेद 44 गोवा में लागू हो चुका है। 1961 में गोवा आजाद हुआ था। और गोवा मुक्ति दिवस कब होता है बताइएगा? शायद 19 दिसंबर है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 7 मार्च को 5वां जन औषधि दिवस किस थीम के साथ मनाया गया था? ठीक है, ये है गलती से लिख गया है, तो मनाया गया था। देखिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में 7 मार्च को 5वां जन औषधि दिवस मनाया है। तो इस जन औषधि दिवस की थीम पहले तो है सस्ती भी अच्छी भी, जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी। साथ में हम देखते हैं इसकी शुरुआत कब से हुई, तो 1 जुलाई सन 2015 से प्रधानमंत्री जन औषधि योजना की शुरुआत हुई है। और इसी के तहत 7 मार्च को 5वां जन औषधि दिवस मनाया गया है। देखिए, कई जगह आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, जिसमें जेनरिक दवाएं सस्ते कीमत पर उपलब्ध हैं। और इसका उद्देश्य भी है कम से कम कीमत पर दवाओं की आपूर्ति करना। 2023 में आयुर्वेद दिवस हाल ही में मनाया गया। कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि किस दिन आयुर्वेद दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी हर दिन हर घर आयुर्वेद। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं स्वास्थ्य मंत्री से, तो स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। देखिए, जब मन आपका सुखी रहेगा तब आप स्वस्थ रहोगे, तो मनसुख मंडाविया। ठीक है, मनसुख मंडाविया। ये एक ट्रिक बना लीजिए कि मन सुखी तो स्वास्थ्य सुखी, तो स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। हाल ही में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की शुरुआत जामनगर गुजरात में हुई है। हाल ही में पहली मेडिकल सिटी बनी है इंद्रायणी मेडिसिटी पुणे। अगला प्रश्न है,
हाल ही में किस राज्य के गंधमर्दन पहाड़ियों को देश का 37वां जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में ओडिशा राज्य के, देखिए ओडिशा राज्य के जो है गंधमर्दन पहाड़ियों को 37वां जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। ये गंधमर्दन पहाड़ियां बहुत ही ज्यादा जो है आयुर्वेद के मामले में बहुत ज्यादा यहाँ पर पेड़ पौधे माने जाते हैं, इसीलिए इसे आयुर्वेद का स्वर्ग भी कहते हैं। ओडिशा सरकार ने बॉक्साइट खनन के खिलाफ लोगों की अत्यधिक सफल प्रतिरोध के 3 दशक बाद बरगद और बलांगीर जिले के में गंधमर्दन हिल रेंज को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। और कंधमाल जिले में मंदसूर गार्ज और गजपति जिले में महेंद्रगिरी हिल रेंज के बाद यह ओडिशा का तीसरा जैव विविधता विरासत स्थल है, जबकि भारत का 37वां। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसी में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कि सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। जो नर्मदा नदी है ये पश्चिम की ओर बहने वाली रेंज है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। देखिए भारत का नक्शा ऐसे में बना दे रहा हूं रफली, और उसी के ऊपर सतपुड़ा रेंज है और विंध्याचल रेंज है। नीचे सतपुड़ा रेंज है और ऊपर विंध्याचल रेंज है। तो इसी सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, ठीक है, धूपगढ़। साथ में अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, ये है अरावली रेंज, ठीक। कहाँ से जाती है? राजस्थान गुजरात होते हुए दिल्ली और हल्का सा हरियाणा में भी जाती है, और राजस्थान में ही इसकी सबसे ऊंची चोटी है अरावली की गुरु शिखर, ठीक है, गुरु शिखर अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। ये देखिए, ये है पूर्वी घाट और ये है पश्चिमी घाट। अगर आप पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी बताइए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन है, कार्डमम हिल कहाँ है, तो ये सब चीज लिखिए, ठीक है। खैर राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए थोड़ा बहुत आप लोगों को समझने में दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी आई होप कि समझ में आया होगा अच्छे से। और इसी के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि पिछले वीडियो से बेहतर होगा। कमी आप लोग जरूर बताइएगा, उसको और सुधार किया जाएगा। तो आप सभी का समय शुभ हो। धन्यवाद। जय हिंद।